नमस्कार दोस्तों, this is the second part of Human Resource Management Concept and Challenges. In this video, we covered policies and practices of HRM and challenges of HRM. अगर आपको सारी कंसेप्ट पूरी डिटेल में समझनी है तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर सारे नोट्स भी रेफर कर सकते हैं। ब्लॉग का नाम है sumitpawar07.wordpress.com। चलिए कंसेप्ट समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HRM पॉलिसीज? तो HRM पॉलिसीज आर गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स दैट हेल्प मैनेजर्स मेक डिसीजंस रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। They act as a plan of action for handling different human resource issues the organization। देखिए, HRM पॉलिसीज का मतलब होता है गाइडलाइंस या प्रिंसिपल जो मैनेजर्स को एम्प्लॉय रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। इसे आप रूल्स भी कह सकते हैं, जो रूल्स कंपनी को भी फॉलो करने हैं और एम्प्लॉयज को भी फॉलो करने हैं। ये पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान ऑफ एक्शन की तरह काम करती है, जिससे HR इश्यूज को प्रॉपरली हैंडल किया जा सके। नाउ HR पॉलिसीज का पर्पस क्या होता है ये देखते हैं। गाइड मैनेजर्स इन हैंडलिंग with employees, maintain proper employer-employee relationships, reflect the organization's values and philosophies about how employees should be treated। देखिए, HR पॉलिसीज का मेन पर्पस होता है मैनेजर्स को एम्प्लॉयज हैंडल करने में गाइड करना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना और ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज और फिलोसॉफीज को रिफ्लेक्ट करना। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई कंपनी प्रमोशनल पॉलिसी बनाती है तो एम्प्लॉय को पता होता है कि किस तरह से प्रमोशन मिल सकता है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें उसको करनी पड़ती है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है और ट्रस्ट भी मेंटेन होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड HRM पॉलिसीज। सो फर्स्ट इज लिंक विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। HR policies should be support the goals and objective of the organization। HR policies organization के goals और objectives को support करनी चाहिए। अगर policies organization के goal से connect नहीं होगी तो उनका proper benefit नहीं मिलेगा। Next, simple and understandable। Policies should be written in clear and simple language so that employees can easily understand them। Simple है कि जो भी पॉलिसीज आप बना रहे हो वो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो समझ सके। देन इट शुड बी प्रिसाइज। पॉलिसीज शुड बी क्लियरली डिफाइंड रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर फ्यूचर एक्शंस। पॉलिसीज क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, उनमें रूल्स, स्टैंडर्ड और प्रोसीजर क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए ताकि फ्यूचर एक्शन इजीली डिसाइड किया जा सके। देन flexible and stable। Policies should be flexible to adapt to changing situation but also stable to maintain consistency। ये flexible और stable भी रहनी चाहिए। अभी flexible का क्या मतलब? इसका सिंपल एग्जांपल है कोविड-19। पॉलिसी जो कंपनीज अडेप्ट करती थी, जब कोविड-19 की सिचुएशन आई तो उस टाइम पे उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ा। अभी वो फ्लेक्सिबल किस तरह से हुई? बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, ठीक है? तो इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट कोविड-19। अगर गवर्नमेंट को कुछ रूल आ रहा होगा तो उस हिसाब से भी आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा आपके पॉलिसीज के रिलेटेड। नाउ फैक्ट बेस्ड। पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रिसर्च एंड लॉजिकल डिसीजंस, नॉट ऑन पर्सनल ओपिनियंस। देन प्रॉपर इन नंबर। द नंबर ऑफ पॉलिसीज शुड बी reasonable so that employees are not confused। पॉलिसीज का नंबर रीजनेबल होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा पॉलिसीज हो गई तो एम्प्लॉयज कंफ्यूज हो सकते हैं। देन सेवंथ इज फेयर एंड इम्पार्शियल। HR पॉलिसी शुड बी फेयर, जस्ट एंड इक्वल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। HR पॉलिसी सबके लिए सेम होनी चाहिए, सब एम्प्लॉयज के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। 8th पॉइंट इज एनकरेज सेल्फ डेवलपमेंट। Employees should be promote employees participation, growth and development। पॉलिसीज एम्प्लॉयज को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनकरेज करनी चाहिए, जिससे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
और करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। पॉलिसीज एम्प्लॉयज को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनकरेज करनी चाहिए, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऐसी चीजें। देन इट शुड बी रीजनेबल. Policies should be practical and achievable. Next, reasonable. Policies should be practical and achievable and should be considered equal suggestions. HR policies practical और achievable होनी चाहिए. उन्हें बनाते वक्त एम्प्लॉयज का सजेशन भी कंसिडर करना चाहिए. Then periodic evaluation. HR policies should be reviewed regularly to make improvements according to changing needs. HR पॉलिसीज को टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी होता है. इससे ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉलिसीज इंप्रूव कर सकता है. अगर पॉलिसी रेगुलर इंटरवल में, जैसे कि 1 साल 2 साल में प्रॉपरली इवेल्युएट की जा रही होगी, तो इसमें चेंजेस करना है या नहीं करना है, वो प्रॉपरली अडेप्ट हो रही है या नहीं, ये देखा जा सकता है. नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज टाइप ऑफ HRM पॉलिसीज. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज ओरिजिनेटेड पॉलिसीज. अभी ओरिजिनेटेड पॉलिसी कौन बनाता हो? ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट. जो टॉप मैनेजमेंट है वो गाइड करते हैं मैनेजर्स को कि किस तरह से काम किया जा सके. ठीक है. पॉलिसीज क्रिएटेड बाय टॉप मैनेजमेंट टू गाइड मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स. देन अपील पॉलिसीज. Policies developed to handle special situations that were not covered by existing policy. अभी ये जो पॉलिसी है, ये स्पेशल सिचुएशन हैंडल करने के लिए डेवलप की जाती है, जब एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में इसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो. अभी सिंपल एग्जांपल के लिए हम सोच सकते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन. नाउ इम्पोज पॉलिसीज. Policies introduced because of pressure from external agencies like government, trade unions और association. ये जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से चेंज की जाती है. अभी जैसे आपको पता होगा, रिसेंट एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने नया लेबर कोड इंट्रोड्यूस किया है, तो उस अकॉर्डिंग ही कंपनीज को नए पॉलिसीज प्रिपेयर करनी. Now, general policies. Broad policies that show the overall philosophy and direction of the organization. ये broad policies होती है जो organization की overall philosophy और direction को show करता है. Now, specific policies. अभी specific policies में कौन सी चीजें आती है? जैसे कि promotion है, recruitment है, then daily wages होता है, compensation हम उसे कह सकते हैं, या थंब टाइमिंग है, लीव की पॉलिसीज है. ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो स्पेसिफिक पॉलिसीज में कंसीडर की जाती है. देखिए, पॉलिसीज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक HR एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, प्रमोशन और कंपनसेशन. नाउ 6 पॉलिसीज इज implied policies. Policies that are not formally written but understood from the behavior and practices of the organization. अभी ये पॉलिसीज रिटर्न में नहीं हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर और प्रैक्टिसेस से समझ में आ जाती है. नाउ रिटर्न पॉलिसीज. पॉलिसीज दैट आर फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. अभी ये टोटल 7 जो HRM पॉलिसीज है वो हमने देखी. पहली थी ओरिजिनेटेड पॉलिसीज. दूसरी, ओरिजिनेटेड पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है. सेकंड है अपीलेट पॉलिसीज. ये स्पेशल सिचुएशन के लिए ही बनाई जाती है. उसके बाद है इम्पोज पॉलिसीज. ये एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से बनाई जाती है. दूसरी है जनरल पॉलिसीज. ये ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बनाई जाती है. दूसरी है स्पेसिफिक पॉलिसीज. स्पेसिफिक पॉलिसीज मतलब एक प्रॉपर सिचुएशन के हिसाब से बनाई जाती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, प्रमोशन है और कंपनसेशन. 6 होती है इम्प्लाइड पॉलिसीज. पॉलिसीज दैट आर नॉट फॉर्मली रिटन बट अंडरस्टूड द बिहेवियर एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद है रिटर्न पॉलिसीज जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में की जाती है, क्योंकि कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसकी वजह से. नाउ स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ HRM पॉलिसीज. कौन सी स्टेप होती है जो पॉलिसीज हमने अभी तक देखी, वो पॉलिसीज बनाने के लिए कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी पड़ती है वो हमें देखना है. सो फर्स्ट स्टेप इज recognizing need. Second is collecting information. Third is analyzing alternatives. Fourth, writing policies, then getting approval,
then communicating policies, and last one is evaluating policies. अभी आपको स्टेप समझ में आ रही होगी. रिकग्नाइजिंग नीड, आपको किस चीज के लिए पॉलिसी बनानी है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके, जो टॉप मैनेजमेंट है या एचआर मैनेजमेंट जो है वो ये काम करेगा कि किस नीड के लिए. अगर रिक्रूटमेंट के लिए मुझे पॉलिसी बनानी है तो मैं इस हिसाब से मेरी थिंकिंग रहेगी. देन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, आपके पास जो रिसोर्सेज या जो डेटा अवेलेबल है उसको आप फॉलो करें और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन. देन थर्ड इज एनालाइजिंग अल्टरनेटिव, इसके कुछ अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है या नहीं ये आप देखेंगे. उसके बाद आप पॉलिसी राइट करेंगे, मतलब जो आपको मेन आपकी जो पॉलिसी होगी वो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग. ये होने के बाद आपको अप्रूवल चाहिए होगा मैनेजमेंट का. तो इसलिए आपकी जो फिफ्थ स्टेज है वो है गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट. जो टॉप मैनेजमेंट है वो अगर पॉलिसी अप्रूव करेगा तो उसके बाद वो जो दूसरे एम्प्लॉयज है उनको वो कम्युनिकेट की जाएगी. इस स्टेप में अगर आप देखोगे जब अप्रूवल नहीं मिला तो ये फिर से किस चीज के लिए जाएगी, रिटर्न पॉलिसी की तरफ जाएगी, क्योंकि कुछ चेंजेस वगैरह रहेंगे तो वो फिर से चेंजेस करने के लिए फोर्थ स्टेप में फिर से जा सकते हैं. अगर नहीं तो अप्रूवल हुआ टॉप मैनेजमेंट की तरफ से तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट की जाएगी इनके लिए, एम्प्लॉयज की. ठीक है, उसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग पॉलिसी. अभी ये इवैल्यूएटिंग पॉलिसी क्यों, आपने जो पॉलिसी बनाई है वो आप ठीक से रन कर पा रहे हो या नहीं, या इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए आपको रिव्यू करना जरूरी है. इसलिए 7 स्टेप आती है इवैल्यूएटिंग पॉलिसी. नाउ वन बाय वन देखते हैं. रिकॉग्नाइजिंग द नीड, द ऑर्गेनाइजेशन identifies the need for HR policies in areas like recruitment, training, compensation and industrial relationships. ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करता है कि किस HR एरिया में पॉलिसी की जरूरत है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग या कंपनसेशन. देन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इट इज रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम past practices of the organization, then management beliefs and attitudes, then industry practices, labor laws, employee opinion, और जो कंपटीटर है उनके रिलेटेड भी, मतलब दूसरे कंपनी में किस तरह से प्रैक्टिसेस हो रहे हैं वो भी हमें एक बार चेक करना पड़ता है. देन एनालाइजिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव्स, different policies options are analyzed to select the most suitable one for achieving organizational goals. Then writing the policy, the HR department prepares the policy in clear written form. इसमें proper word कौन सा आ रहा है, clear written form. Okay, it should be clear or precise. Okay, then getting approval, the policy draft is sent to top management for approval. Then communicating the policies, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल होने के बाद क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है इन लोगों को जो एम्प्लॉयज है जिनके लिए वो पॉलिसी बनाई गई है उनके लिए. आफ्टर अप्रूवल द पॉलिसी इज कम्युनिकेटेड टू ऑल एम्प्लॉयज थ्रू मीटिंग्स, ट्रेनिंग, देन इवैल्यूएटिंग द पॉलिसी. Policies are reviewed regularly to check effectiveness and make necessary changes. So, if we conclude this HRM policies ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक क्लियर गाइडलाइन सिस्टम क्रिएट करती है जिससे मैनेजर्स फेयर और कंसिस्टेंट डिसीजन ले सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेप्ट ऑफ एचआरएम प्रैक्टिसेस. अभी एचआरएम प्रैक्टिसेस क्या है ये हमें पहले समझ लेना है. ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजिंग पीपल इज मोर डिफिकल्ट देन मैनेजिंग मशीन्स, मनी और टेक्नोलॉजी. देयरफॉर organizations need effective HRM practices. HRM practices refer to the activities and methods used by organization to manage employees effectively and achieve organizational goal. तो समझ में आ गया होगा HRM practices क्या है. ये एक एक्टिविटी और मेथड है जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए यूज करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किए जा सके. These practices include recruitment and staff, training and development, performance management, compensation and rewards. Earlier, these practices were not considered economically important, but now organizations realize that HRM practices increase employees' motivation and organizational performance.
अर्लियर टाइम में ऑर्गेनाइजेशन इन प्रैक्टिसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझती थी, लेकिन आज कंपनीज रियलाइज कर चुकी है कि स्ट्रॉन्ग एचआरएम प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयज को मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। नाउ एचआरएम प्रैक्टिसेस इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी प्रैक्टिसेस चलती है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, वो हमें देखना है। First one is recruitment, training and development. Many multinational companies in India conduct formal training programs for employees. अभी कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है? वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हार्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी सॉफ्ट स्किल बोला है तो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि उसमें क्या आता है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इथिक्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। उसके बाद है हार्ड स्किल ट्रेनिंग, उसमें आता है टेक्निकल स्किल्स, ऑपरेशनल स्किल्स, क्वालिटी कंट्रोल। अभी टेक्निकल स्किल्स कौन से आते हैं? जो भी आप जो रेगुलर यूज में आपको ऑनबोर्ड यूज करने वाले हैं वो टेक्निकल स्किल्स है। ऑपरेशनल स्किल्स मतलब जो रेगुलर यूज करने वाले हैं वो आते हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल, जिससे क्वालिटी इंप्रूव होते हैं काम की। मेनी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर न्यू एम्प्लॉयज। अभी ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम जो है ये एक नया ट्रेंड है, मतलब जो भी न्यू रिक्रूट होता है उसको ये समझाना पड़ता है कि किस तरह से ऑफिस का कल्चर चल रहा है। अगर एग्जांपल ले, आपके कॉलेजेस में भी इंडक्शन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि सिलेबस किस तरह से है, कौन से सब्जेक्ट आपको पूरे साल में सिखाने वाले हैं, या कौन से टीचर अवेलेबल है, क्या आपको करना पड़ता है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आती है इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। नाउ सेकंड इज इंडक्शन। इंडक्शन हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंड इट्स कल्चर। देखिए, कल्चर समझने के लिए इसको इंडक्शन प्रोग्राम किया जाता है। एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर सेंड न्यू मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स टू रूरल एरियाज लाइक उत्तर प्रदेश में है। As a part of their induction program, they learn rural development activities and understand ground level realities. Now, retention strategy. Retention मतलब जो लोग छोड़ के जाने वाले हैं उन्हें सस्टेन करना एक ही जगह, ठीक है। Retention strategies are used to reduce employees turnover and absenteeism. Example, some companies uses counseling and communication to deal with problematic employees. The process includes identify the problem, simplifying the leave policies, counseling employees, encourage employees to share their problems. Now, fourth is human resource development. Human resource development focus on developing employee skills and leadership abilities. Then leadership. Leadership plays an important role in motivating employees. Now, the challenges in HRM. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन से चैलेंजेस आते हैं वो देखते हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। एचआर मैनेजर्स मस्ट मैनेज एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, लीगल सिस्टम्स एंड वर्क इन्वायरमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन के वजह से ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। एचआर मैनेजर्स को डिफरेंट कल्चर्स, लॉज और वर्क इन्वायरमेंट के एम्प्लॉयज को मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल चेंज। न्यू टेक्नोलॉजी के आने से लो स्किल जॉब्स कम हो रहे हैं और हाई स्किल जॉब्स की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मार्केट चैलेंजेस। टू सेटिस्फाई कस्टमर्स क्विकली एंड इफेक्टिवली, ऑर्गेनाइजेशन अडैप्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग। HRM must support these changes by improving training, job design and compensation system. कस्टमर को बेटर सर्विस देने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक अडॉप्ट कर रही है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, इस तरह से जो HRM की इन चेंजेस को सपोर्ट करना पड़ता है। देन स्किल स्टोरेज। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रगल टू फाइंड एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉयज। HRM must use effective recruitment methods and provide competitive salaries and benefits. कई ऑर्गेनाइजेशन को टैलेंटेड एम्प्लॉयज को फाइंड और रिटेन करने में डिफिकल्टी होती है, इसलिए HRM को इफेक्टिव रिक्रूटमेंट मेथड्स और competitive सैलरी पैकेज प्रोवाइड करना पड़ता है। नाउ नॉलेज मैनेजमेंट।
Knowledge is becoming a key organizational resources. HRM must create systems to share, store and use knowledge effectively. आज नॉलेज एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स बन चुका है। एचआरएम सिस्टम क्रिएट करता है ताकि नॉलेज शेयर हो सके, स्टोर हो सके और नॉलेज इफेक्टिवली यूज कर सके. Now changing power structure. Modern organizations have fewer hierarchical levels and more decentralized decision making. Employees have greater access to inform and more responsibility. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.